नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम DSSB का कंप्यूटर साइंस वाला पेपर कर रहे थे, TGT का, है ना। तो उसके जनरल सेक्शन का मैथ्स वाले पार्ट के 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। 10 तक हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में बोला गया है भाई, निम्न तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2017 से 2020 तक कंपनी ए और बी द्वारा सीमेंट का उत्पादन और निर्यात मिलियन टन में आपको दिया गया है। ये कंपनी है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये वर्ष दे रखे हैं और ये प्रोडक्शन है और ये है एक्सपोर्ट, है ना। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 2017 और 2019 में दोनों कंपनियों द्वारा सीमेंट का कुल निर्यात 2018 और 2020 में दोनों कंपनियों द्वारा सीमेंट के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो भाई 2017 और 2019 में दोनों कंपनियों द्वारा सीमेंट का कुल निर्यात, तो ये निर्यात है, ये निर्यात है। और कब, 2017 और 2019 में। तो 2017 में कंपनी ए का निर्यात कितना है, 170, और 2019 में कंपनी ए का निर्यात कितना है, 220। ऐसे ही 2017 में कंपनी बी का निर्यात कितना है, 190, और 2019 में कंपनी बी का निर्यात कितना है, 320। इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 0। 9 2 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 7 20, बचा 2, 2 3 5 और 1 6, 2 8 और 1 9, कितना आ गया, 900 आ गया, है ना। 2017 और 2019 में दोनों कंपनियों द्वारा सीमेंट का कुल निर्यात कितना आ गया, ये आ गया 900। अब 2018 और 2020 में दोनों कंपनियों द्वारा सीमेंट के कुल उत्पादन, तो अब हमें क्या पता करना है, उत्पादन पता करना है 2018 और 2020 में दोनों कंपनी। तो 2018 ये है और 2020 ये है, और इसमें जो है दोनों कंपनियों का उत्पादन पता करना है। तो ए का उत्पादन कितना है, 340 प्लस 450, 340 प्लस 450। ऐसे ही कंपनी बी का कितना है भाई उत्पादन, 360 प्लस 470। इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 0। ये कितना जाएगा, 7 6 13, 13 5 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22, 2 बचा 2, 2 4 6, 3 9 4 13, 13 और 3 16, ये कितना आ गया, 1620। तो इन दोनों का जो कुल उत्पादन आ गया वो कितना आ गया, 1620। अब हमें क्या पता करना है, दोनों कंपनियों द्वारा सीमेंट के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। तो उत्पादन से कितना कम है ये, तो ये है भाई 900, ये है 1620, तो कितना कम है, 9 720 कम है। और उत्पादन पे निकालना है तो उत्पादन नीचे आ जाएगा 1620, और परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा भाई, तो 1 0 से 1 0, और ये किससे चला जाएगा, 6 2 8 और 1 9, 9 से चला जाएगा 9, बचा कितना 7, 9 8 72, 9 8 72, और ये है 18, तो ये 2 से चला जाएगा, 2 9 18 और 2 चौक 8, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 400 बटे 9। तो 9 से 400 को भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 9 चौक 36, बचा 4, 9 चौक 36 बचा 4, पॉइंट लग जाएगा, 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा, 44.4। ये इतना आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, 44.4%, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, एक आदमी 180 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अगले 120 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 47 सही 7/19 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले भाई 180 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करता है, तो उसे 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा, कुल दूरी बटे कुल स्पीड अगर हम कर देंगे तो उससे हमारा समय निकल जाएगा। तो 180 किलोमीटर को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करने में कितना समय लगेगा, इसको लगेंगे 4 घंटे। ऐसे ही अगले 150 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करने में कितना समय लगेगा, लगेंगे 3 घंटे। और ऐसे ही 120 किलोमीटर को x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करने में कितना समय लगेगा, 120 बटे x घंटे,
है ना। तो ये हमारे पास टोटल समय आ गया कि 4 घंटे यहाँ पर लगे, 3 घंटे यहाँ पर लगे और 120/x घंटे यहाँ पर लगे, है ना। और टोटल दूरी भी हमारे पास है कितनी, 180 प्लस 150 और प्लस 120। तो ये कितना हो जाएगा, 0 8 5 13 और 2 15 बचा 1 और 4, तो ये हो जाएगी 450 किलोमीटर। टोटल दूरी भी हमारे पास है 450 किलोमीटर और टोटल समय भी हमारे पास है 7 प्लस 120/x घंटे। इससे हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चली गई दूरी बटे टोटल कुल लगा समय। इससे हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। और क्वेश्चन में हमें एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, 47 सही 7/19 इसके बराबर रख देंगे। क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो भाई यहाँ से अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहो तो ये कितनी हो जाएगी, 450/4 प्लस 3 7 घंटे तो ये है, प्लस 120/x घंटे ये है। और ये किसके बराबर है, 47 सही 7/19 इसके बराबर है। अब आप 47 को 19 से गुणा करोगे तो कितनी बार चला जाएगा भैया, 9 7 63 बचा 6, 9 चौक 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 36 और 36 4 40 42 और ये 7 और ये 4 3 9 4 4 8 कितना आ गया, 893। 47 और 19 की गुणा कितनी आ गई, 893 और 893 में 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 900। तो ये आ जाएगा 900/19, है ना। ये वैल्यू आ गई 47 सही 7/19 की वैल्यू क्या आई, 900/19, 900/19 ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो भाई सबसे पहले 450 से 900 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो ये है 19, ये हो जाएगा 2/19, तो 19 की इधर गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 19, है ना। और ये जो है x की इधर गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 120 और ये x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 19x बराबर ये कितना हो जाएगा, 2। अब 2 की इससे गुणा होगी तो क्या हो जाएगा भाई, 19x बराबर 2 की 7 से गुणा करोगे 14x प्लस 120 की 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 240। तो 14x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 19x में से 14x माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5x बराबर 240। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20 5 8 40। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 48 और हमें x का ही मान निकालना था। तो x का क्या मान आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गोले में अंकित बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 1.2 गुना है। गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और बेलन का आयतन गोले के आयतन का x% है। तो हमें x का मान निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो भाई ये है कोई गोला और इसमें अंकित है एक बेलन इस प्रकार से, है ना। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, जो बेलन की ऊंचाई है वो गोले की त्रिज्या की 1.2 गुना है। और गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या दे रखी है हमें 10। तो जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 का 1.2 गुना तो ये हो जाएगी 12। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12। बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 12 और गोले की त्रिज्या दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन जो है गोले के आयतन का कितना है, x% है। तो बेलन का आयतन कितना होता है भाई, बेलन का आयतन होता है πr²h। और ये जो है बेलन का आयतन गोले के आयतन का x% है। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ गोले के आयतन का x%। तो ये x/100 है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बेलन का आयतन है वो गोले के आयतन का x% है। तो x% को हम ऐसे लिख सकते हैं x/100, क्योंकि जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 100 आ जाता है। अब यहाँ पर वैल्यू रख के इसको सोल्व करना है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास जो बेलन है उसकी ऊंचाई तो है और ये जो है ये त्रिज्या किसकी है, गोले की है। लेकिन हमारे पास जो बेलन की क्या नहीं है, त्रिज्या नहीं है, है ना। बेलन की त्रिज्या हमारे पास नहीं है। तो बेलन की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अगर ये जैसे बेलन है ना, इसकी हाइट कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ऐसे ही जो आपका ये क्या है भाई, ये है आपका गोला। गोले की जो त्रिज्या है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये है 10 सेंटीमीटर। तो इससे क्या आप इसकी जो बेलन है इसकी त्रिज्या नहीं निकाल सकते। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय में लग जाएगी कि ये दे रखा है आपको 10, ये है 6। तो अगर ये 10 है कर्ण और ये है आपके पास 6 तो इससे
8 निकल जाएगी, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इससे हमारी ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यू रख के अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो पाई से तो भाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, और आर क्या है, बेलन की त्रिज्या कितनी है 8, तो 8 अट्ठे 64 गुणा ऊंचाई कितनी है 12 बराबर 4/3, और जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 गुणा x/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। उसके बाद 4 से ये कितनी बार चला जाएगा, 16 चौका 64, 16 बार। और ये क्या बचा भाई, आपके पास 10 है, तो ये क्या बचा, 12 की 16 से गुणा करोगे तो 12 छंग 72 का 2, 7, 12 के 12 7 19, 192 गुणा ये वाला 3 इधर चला जाएगा, अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 10 बराबर x, ये आ जाएगा। तो 192 के 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 3 नम 27 का 7 बचा 2, 3 का ना 3 2 5, 576/10 ये x की वैल्यू है। और जब ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 57.6, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, ए लोन ऑफ 13,500 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% पर एनम compounded annually, then what is the total interest paid in this installment scheme। तो ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 13,500 का जो है ऋण चुकाना है और ब्याज की दर कितनी है 16% वार्षिक। तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/25, मतलब पहले साल 25 से कितनी हो जाएगी, पहली किस्त में 25 से हो जाएगी 29, और दूसरी में 25 का स्क्वायर 625 और 29 का स्क्वायर होता है 841। क्योंकि किस्त बराबर है तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 29 से गुणा हो जाएगी, और यहाँ गुणा कर रहे हैं 29 से, तो यहाँ भी 29 से गुणा करनी पड़ेगी। अब 25 की 29 से गुणा करनी है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 25 की 30 से गुणा कर लो, तो 25 दिया 75, 750, और 750 में 25 माइनस कर दो तो यह आ जाएगा 725। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 725 प्लस 625 कितना हो जाएगा 1350, और ये 841 यहाँ पर है पहली किस्त और 841 है दूसरी किस्त। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 1682। तो ये जो आता है, ये आता है आपका जो अमाउंट होता है शुरू में जो है ना राशि होती है, और ये आता है अमाउंट प्लस जो आपका ब्याज होता है उसको जुड़ के ये आता है 1682। और इन दोनों को अगर हम डिफरेंस देखें 1682 में से 1350 माइनस कर दें तो हमें ब्याज पता चल जाएगा कि हमें ब्याज कितना देना है। तो 1682 में से अगर आप 1350 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 2, 8 में से 5 माइनस करोगे 3, 6 में से 3 माइनस करोगे 3, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा हमें 332 यूनिट। अब भाई 13,500 का ऋण जो है 2 बराबर किस्तों में चुकाना, तो कहने का मतलब ये है, ये जो 13,500 है ये 1350 की वैल्यू है ना, 1350 यूनिट की वैल्यू कितनी है 13,500। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी चाहें तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। तो हमें किसकी वैल्यू निकालें 332 यूनिट, क्योंकि ब्याज कितना देना है 332 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 332 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 10, तो ये हो जाएगा 3320। तो कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा 3320 रुपये हमें ब्याज देना पड़ेगा। 3320 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, ए और बी ने 5/8 रेशियो 3/5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 20% कम कर दी और बी ने अपनी पूंजी 50% से बढ़ा दी। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ में ए का हिस्सा 15 लाख था, कुल लाभ कितना था ये आपको बताना है। तो अगर हम ए और बी का जो है अनुपात देखें तो ये है ए अनुपात बी, ए है 5/8 और बी है 3/5। यहाँ से अगर आप इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और 8 दिया 24, तो ए रेशियो बी कितना आ गया 25/24, ये आ जाएगा 25/24। अब आगे क्या बोला गया है भाई, इन्होंने जो है इतनी पूंजी लगा के अपना जो है व्यापार स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 6 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी 20% से कम कर दी है ना। तो 6 महीने तक तो इसने क्या रखा 25 ही जो है 25 यूनिट लगा के रखी गुणा 6।
लेकिन 6 महीने के बाद इसने जो है 20% कम कर दी। तो 25 का, अगर 25 यूनिट उसने धन लगाया था और 20% कम कर दी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब ये कर दी 4/5। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20। अब उसने कितना कर दिया, 20 कर दिया, 20% कम करके। और ये भी धन उसने कितना लगाया, 6 महीने के लिए लगाया। अब आती है बी की बारी, और बी ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दी। तो बी ने जो है 6 महीने तक तो 24 यूनिट लगा के रखी, प्लस 6 महीने के बाद उसने अपनी पूंजी को 50% बढ़ा दिया। तो 24 थी पहले, 50% बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 36। और 36 यूनिट उसने 6 महीने के लिए लगा के रखी। इन दोनों को जोड़ देंगे अब। तो 25 छक्का 150 प्लस 20 छक्का 120, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 270। तो ए ने टोटल कितना धन लगा रखा है, 270 यूनिट। ऐसे ही बी का अगर टोटल धन हम निकालना चाहे तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 6 और 24 प्लस 36, तो कितना जाएगा, 30 भी 50, 10 60, 6 गुणा 60, तो 6 छंग 36, ही आ जाएगा 360 यूनिट। तो बी ने टोटल कितना धन लगाया, 360 यूनिट। ए ने टोटल कितना धन लगाया, 270 यूनिट। यहाँ से हम इनका रेशियो ले सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये किससे चला जाएगा, 9 × 27, 9 चौक 36। तो ए और बी का जो टोटल जो उन्होंने धन लगाया था उनका रेशियो कितना आ गया, 3:4। ये आ गया 3:4। तो ए और बी का जो रेशियो है 3:4, जो उन्होंने धन लगाया है व्यवसाय में। अब वही 1 वर्ष के बाद कुल लाभ में ए का हिस्सा 15 लाख था। तो ए का हिस्सा कितना था, 15 लाख था। तो हमें बताना है कुल लाभ कितना था। तो अगर 3 यूनिट 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5, है ना। हमें क्या बताना है, कुल लाभ बताना है। तो कुल लाभ कितना होगा, 3 + 4 7 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 7 35। तो भाई कुल लाभ कितना होगा, 35 लाख का लाभ होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, धारा के प्रतिकूल जाने वाली एक नाव की गति धारा के अनुकूल जाने वाली नाव की गति की 40% है। धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में कुल 4 सही 2/3 घंटे का समय लगता है। स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये आपको बताना है। तो धारा के प्रतिकूल जाने वाली नाव की धारा की गति जो है धारा के अनुकूल जाने वाली नाव की गति की 40% है। और आपको पता ही होगा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो धारा के अनुकूल जा रही है या फिर डाउन स्ट्रीम जा रही है उसकी गति कितनी है, 5। और जो धारा के विपरीत जा रही है अप स्ट्रीम, उसकी गति कितनी है, उसकी गति है 2। तो इसे आप 5x मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं 2x, है ना। इनका रेशियो है 5x/2x। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब ये बोला गया कि धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर मतलब अप स्ट्रीम, तो 15/2x प्लस धारा के अनुकूल समान दूरी, तो 15/5x। और इसको टोटल कितना समय लगता है, 4 सही 2/3 घंटे, 4 सही 2/3 घंटे, है ना। तो इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 10x, 10x यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। तो 2 पंजे 10, 15 पंजे 75 प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 12, 12 और 2 14, 14/3। तो ये 75 और 30 कितना हो जाएगा, 105/10x बराबर कितना हो जाएगा, 14/3। तो ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 21, तो ये 7 दूनी 14, 7 × 21, तो ये हो जाएगा 9 3 × 9, 9 बराबर 2 दूनी 4x। या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4, है ना। अब हमें क्या बताना है, स्थिर जल में नाव की गति कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो स्थिर जल में नाव की गति निकालने के लिए क्या करेंगे, 5x + 2x/2 कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 7x/2। और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9/4। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे। तो 7/2 गुणा 9/4 कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63/8। ये हो जाएगा 63/8। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 8 × 7 = 56, और बचेगा कितना भाई, 56 × 4 = 60, 7/8।
कितना आ गया 7 सही 7/8, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। तो स्थिर जल में जो नाप की गति वो आ गई, कितनी आ गई 7 सही 7/8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक आउटलेट पाइप है। जब तीनों पाइप 15 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टैंक का 5/36 भाग जो है हिस्सा भर जाता है। सी को अकेले टैंक का 1/3 खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो पाइप ए है, ये है बी। ए कितने घंटे में भर सकता है टैंक को, 18 घंटे में, और बी भर सकता है 27 घंटे में। तो यहाँ से इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा एलसीएम। तो 18 या 54 और 27 दूनी 54। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। अब भाई पाइप सी एक आउटलेट पाइप है और जब तीनों पाइपों को 15 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक का 5/36 हिस्सा भर जाता है। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी है कितनी, 54 यूनिट। तो 54 यूनिट इसका जो है 5/36 हिस्सा ही भर पाता है। तो 54 का 5/36 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 18 या 54, तो ये आ जाएगा 5 या 15/2। तो कितना टैंक भर पाता है, 15/2 यूनिट ही टैंक भर पाता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी है कितनी, 54 यूनिट की। अब जो है 15 घंटे के लिए तीनों पाइपों को खोला जाता है। तो अगर 15 घंटे के लिए सिर्फ ए और बी को एक साथ खोला जाता तो ये कितने यूनिट पानी भर देते, 3 यूनिट तो भरता है ए और 2 यूनिट भरता है बी। तो 3 + 2 5 यूनिट भरते 1 घंटे में। तो 15 घंटे में कितने भरते, 15 × 5 बराबर 75 यूनिट पानी ये भर देते हैं। लेकिन जब तीनों पाइपों को खोला गया है और जो पाइप सी है वो आउटलेट पाइप है तो कितना हिस्सा भरा जाता है, 15/2 यूनिट। तो कितना हिस्सा कम भरा गया, तो 75 यूनिट भरा जाना चाहिए था, भरा गया 15/2 यूनिट। तो इसमें से 15/2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 150। 150 में से 15 माइनस करोगे तो आ जाएगा 135/2। ये आ जाएगा 135/2, है ना। इतना हिस्सा जो है कम भरा गया। और ये कम किस वजह से भरा गया, क्योंकि सी भी इनके साथ लगा हुआ था जो टैंक को खाली करने वाला पाइप था। तो 15 सी जो है 15 घंटे में कितना यूनिट पानी निकाल देगा, 135/2 यूनिट। तो यहाँ से आप सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 घंटे में कितना निकालेगा, अगर 15 घंटे में 135/2 यूनिट पानी निकालता है तो 1 घंटे में कितना निकालेगा, अपॉन 15 कर देंगे। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 15 × 8 = 120, 15 9 135। तो ये आ जाएगा 9/2, है ना। सी की जो एफिशिएंसी आ गई 9/2 यूनिट आ गई। अब हमें क्या पूछा गया भाई, टैंक का 1/3 खाली करने में कितना समय लेगा सी। अगर सी को अकेले खोल दिया जाता है तो वो टैंक का 1/3 जो है खाली करने में कितना समय लेगा। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी है कितनी, 54 यूनिट। तो 54 का 1/3 कितना हो जाएगा, 18। हमें बताना है कि 18 यूनिट को खाली करने में सी को कितना समय लगेगा। तो 18/9 और ये अपॉन 2 है तो ऊपर चला जाएगा गुणा में, क्योंकि सी की कैपेसिटी है कितनी, 9/2। 1 घंटे में कितने यूनिट पानी खाली करता है, 9/2 यूनिट। तो 18 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगेगा, 9 दूनी 18 बराबर 4 घंटे। तो सी को टैंक का 1/3 भाग खाली करने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे लगेंगे। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, 150 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी पहले 90 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर देता है। उसे शेष प्रश्नों का कितने प्रतिशत सही उत्तर देना होगा ताकि वह परीक्षा में सभी प्रश्नों में से 64% का सही उत्तर दे सके। तो सभी प्रश्नों में से 64% का सही उत्तर देना है। तो सभी प्रश्न है कितने, 150। तो 150 का 64% कितना हो जाएगा भाई, 50 दूनी 100, 50 या 150, और 2 से कितनी बार चला जाएगा, 2 या 6, 2 दूनी 4। तो 32 के 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो उसे टोटल कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना है, 96 प्रश्नों का सही उत्तर देना है। अब जो है पहले 90 प्रश्नों में से वो 60% का सही उत्तर दे देता है। तो 90 में से 60% का सही उत्तर देगा तो कितने का सही उत्तर दे देगा, 9 × 54। उसने जो है 54 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। और उसे कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना है, तो 96 में से 54 माइनस करोगे 2 और 9 में से 5 माइनस करोगे 4। तो उसे 42 प्रश्नों का और सही उत्तर देना है बचे हुए शेष में से। 90 में से 54 तो उसने सही दे दिया,
बाकी बचे कितने हैं, 150 में से 90 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 60। तो 60 में से उसे 42 प्रश्नों का और सही उत्तर देना है। तो 60 का x% कितने के बराबर रख दोगे आप, 42 के, है ना। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, तो 20 या 60, 20 पंजे 100, और 3 से ये कितनी बार चला जाएगा, 14 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 14 70। तो उसे जो है बाकी बचे हुए जो प्रश्न है 60, बाकी बचे हुए प्रश्न कितने थे, 60 में से 70% प्रश्नों के सही उत्तर देने पड़ेंगे, ताकि वो पूरे प्रश्नों में से 64% का सही जो है उत्तर दे पाए। समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। यदि x बराबर √19 प्लस 4 √15 माइनस √19 माइनस 4 √15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपको यहाँ से जो है x का मान निकालना है, तो इसको सोल्व करना है। तो आप अगर सिर्फ इस वाले अंडर रूट को देखो, ये वाले को, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप √15 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिख सकते हो भाई, अगर आप √15 प्लस 2 के होल स्क्वायर को खोलोगे तो क्या खुलेगा भैया, ए हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो आप ऐसे सेम इसको खोल देंगे, तो √15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 15, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस 2ab, तो 2 गुणा a कितना है √15, और b कितना है गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4 19, प्लस 2 की 2 से गुणा करोगे 4√15, है ना। ये आ गया ना, 19 प्लस 4√15, सेम वैल्यू आ गई जो यहाँ पर है। तो इसको आप 19 प्लस 4√15 को क्या लिख सकते हैं, √15 प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 19 माइनस 4√15 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है √15 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी ऐसे कर लेंगे। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इसको ऐसे खोलते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे। तो अब भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो ये हो जाएगा x बराबर √19 प्लस 4√15 को क्या लिखा जा सकता है, √15 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला जो √19 माइनस 4√15 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, √15 माइनस के 2 के होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो x बराबर, जब ये अंदर है स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा √15 प्लस 2 माइनस, अब यहाँ पर बात आती है, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट भी हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, √15 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा x बराबर √15 प्लस 2 माइनस के √15, और ये माइनस के अंदर गुणा होगी तो ये हो जाएगा प्लस के 2। तो प्लस √15 से माइनस √15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 प्लस 2 4। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 6,000 रुपए की राशि को कुछ वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि अर्जित साधारण ब्याज 1920 है तो कितने वर्षों के लिए धन निवेश किया जाता था। ये आपको बताना है कि कितने वर्षों के लिए जो धन है वो निवेश किया गया था। तो सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है आपको। साधारण ब्याज क्या होता है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। तो राशि कितनी है 6,000 और साधारण ब्याज कितना हमें अर्जित हुआ 1920। तो 1920 बराबर मूलधन है 6,000 गुणा दर कितनी दे रखी है 8%, समय हमें निकालना है बटे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0। अभी ये है 6, तो 6 से कितनी बार चला जाएगा 6 18, 6 दूनी 12 और 8 से 32 4 बार। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 4 साल। टी की वैल्यू आ गई 4 साल। हमें यही निकालना था, वर्षों की संख्या निकालनी थी, तो ये आ जाएंगे 4 वर्ष। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जो हुआ था 25 जून 2023 को शिफ्ट 2 में। अब इसके जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसको हम करते हैं रात को 9 बजे वाली क्लास में। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए मिलते हैं कल को एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।